Hello everyone, class 7th, subject science, chapter number 4th A, temperature and heat flow. Last हमने temperature पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे heat flow. If you put a pan on a fire or a stove, it soon gets hot. It does not look different, but something has obviously happened to it. If you could see the molecules, the small particles that make up the pan, you would find that they are moving around more vigorously than when the pan was cold. In this way, you would see that heat is a form of energy and it takes the form of molecular motion. आप देखें कि जब हमने किसी भी पैन को स्टोव पे रखा और उसे गर्म किया तो क्या उसमें डिफरेंट क्या आया, इसमें क्या हुआ, ऑब्वियसली उसमें चेंजेस तो आए हैं. क्या है उसमें, जब आप कोई भी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो पदार्थ है वो उबल रहा है और उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. जब भी कोई चीज़ उबलती है ना तो उसमें एक तो पहले बबल्स आते हैं, फिर जब वो चीज़ ठंडी हो जाती है तो प्लेट पे छोटे 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 क्या आ जाते हैं, ठंडा ठंडा उसमें मॉलिक्यूल्स आते हैं. जब भी कोई चीज़ गर्म होती है फिर उसमें वेपर्स होते हैं, वाष्प बनकर उड़ता है ना, तो इसी चीज़ को ही कह रहे हैं हीट. कि कोई भी पदार्थ जब गर्म हुआ उसमें मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. फिर जब यू वुड सी दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट ने क्या एनर्जी फॉर्म करी. जब भी कोई चीज़ गर्म हुई तो उसमें एनर्जी फॉर्म हुई और क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल में मोशन, वो चीज़ में मोशन आ गया. आगे देखें, सोर्स ऑफ हीट. वी गेट मोस्ट ऑफ आवर हीट फ्रॉम द सन एंड देयर इज ऑल्सो हीट डीप इनसाइड इन द अर्थ. कि हम हीट कहाँ से प्राप्त करते हैं, सन से. अर्थ में भी हीट है विच कम्स टू द सरफेस थ्रू वॉल्केनोज, जो कि वॉल्केनोज के सरफेस से भी आती है. एंड हॉट स्प्रिंग्स, और जो गर्म स्प्रिंग्स, जब गर्म हमारा वेदर होता है, स्प्रिंग्स जो सीजन है. वी प्रोड्यूस हीट बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल ऑयल. कि हमें हीट कहाँ से मिलती है, जब कोयला, तेल, इन सब से भी हमें हीट मिलती है जब ये बर्न होते हैं. दिस फ्यूल्स कंटेन कार्बन, और इन फ्यूल्स में क्या होता है, कार्बन, विच कंबाइंस विथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस हीट. जब ये हवा से मिलकर और कार्बन से मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट. जब ये हवा से और कार्बन से मिलते हैं तो व्हेन द फ्यूल्स आर बर्न, और जब इनको हम जलाते हैं तो इनसे भी हीट प्रोड्यूस होती है. न्यूक्लियर रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, और जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो भी हीट प्रोड्यूस होती है. और आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है फिगर डायग्राम में, कि उसमें जैसे ही वो गर्म किया तो उसमें कैसे अंदर मॉलिक्यूल्स उबल रहे हैं, ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और जब ठंडा हो जाता है तो कैसे 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 वो साइड से नीचे हो रहे हैं. Effect of heat. Heat energy can produce various effects. Some of the important and common effects are change in temperature. कि जब इफेक्ट ऑफ हीट का प्रभाव कैसे दिखता है हमें, कि सबसे पहला है चेंज इन टेम्परेचर. की किसी भी पदार्थ में या किसी भी सब्सटेंस में कैसे चेंज दिखाई देता है, उसके टेम्परेचर में. व्हेन हीट इज अप्लाइड टू अ सॉलिड, जब सॉलिड में हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं, जब कोई सॉलिड पदार्थ या सॉलिड ठोस चीज़ को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इट कैन आइदर रेज इट्स टेम्परेचर और मेल्ट. या तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या वो सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा. हीट विच रेज द टेम्परेचर डज सो बाय मेकिंग द सॉलिड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट. जब भी हम सॉलिड को हीट गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनमें वाइब्रेशन होता है और मूव फास्टर, और जल्दी से वो मूव करने लग जाते हैं. दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी विच मीन्स मोशन. काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है इस प्रोसीजर को. दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जब सॉलिड को हमने टेम्परेचर दिया, उसको रेस किया, तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, उसके वाइब्रेट हो गए और फास्ट मूव करने लगे, और इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसमें मोशंस हो जाए मॉलिक्यूल्स में, विच मीन्स मोशन. काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोशन. सेकेंड है एक्सपेंशन ऑफ मैटर. मेटल्स एक्सपांड व्हेन दे आर हीटेड. जो मेटल्स होती हैं, धातुएं, वो एक्सपांड हो जाती है जब भी हम उनको हीट करते हैं. जैसे रेलवे इंजीनियर्स लीव गैप बिटवीन द सक्सेसिव
लेंथ, जैसे आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी होगी ना, तो ट्रेन की जो पटरी होती है लंबी होती है, बट ये आप एग्जाम्पल में देखें कि ट्रेन की पटरी के बीच में कैसे एक पूरी पटरी है, पर जहाँ पर उनको जोड़ा जाता है उनके बीच में गैप रखा जाता है। क्यों? क्योंकि so that if they expand in the heat of the sun they do not buckle but have space to cover the gap। जब ये, क्योंकि जब सूरज की धूप में, हीट में ये एक्सपांड हो कभी भी, तो रेल, एक तो रेल दुर्घटना ना हो और ये फैलती है। अभी देखा ना कि मेटल्स एक्सपांड होती हैं तो ये फैले नहीं, क्योंकि ये तो धातु की बनी हुई है रेल की पटरी, तो ये धूप में फैलती हैं, इसलिए इनके बीच में गैप रखा जाता है। मटेरियल्स डिफर इन हाउ मच दे एक्सपांड व्हेन हीटेड, और हर मटेरियल अलग अलग होता है कि उसे उसे कितना फैलना है। हर किसी की धातु, हर कोई धातु हर टेम्परेचर पर अलग अलग एक्सपांड होती है। अ बायोमेटिकल स्ट्रिप इज अ डिवाइस दैट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अब ये एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है जिस इस डिवाइस के थ्रू हम डिफरेंट रेट्स यानी अलग अलग दरें नाप सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की, कि कोई सॉलिड कितना एक्सपांड हुआ है, तो ये किसके थ्रू हम नापेंगे? बायोमेटेलिक स्ट्रिप एक डिवाइस है। ठीक है। Such a strip consists of two different metals joined together। और ये स्ट्रिप कैसे बनी हुई होती है? दो डिफरेंट मेटल्स से, और जो आपस में जुड़े हुए हों। व्हेन हीटेड और कूल्ड, जब कि गर्म और कूल हो, वन ऑफ द मेटल्स एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फास्टर देन अदर, कि एक मेटल जो होती है एक्सपांड होती है और दूसरी जो है फास्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रिएक्शन करती है, कॉजिंग द स्ट्रिप टू बेंड। Bimetallic strips are used as switches in heat control device called thermostat। कि जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स हैं उनको स्विच बनाने में यूज़ किया जाता है कि इन हीट कंट्रोल, ताकि उनकी जो हीट है ना कंट्रोल रहे। और डिवाइस कॉल्ड थर्मोस्टेट, और इस तरह की डिवाइस को क्या कहा जाता है? थर्मोस्टेट। एयर ऑल्सो एक्सपांड्स व्हेन इट इज़ हीटेड, जो हवा होती है वो भी फैलती है जब इसको गर्म किया जाता है। अर्ली फ्लायर्स यूज्ड हॉट एयर टू फिल देयर बलून्स, कि जो पहले फ्लायर्स थे, जो बलून्स उड़ते थे हवा में, उनमें हवा भरी जाती थी गर्म उड़ाने के लिए उनको, क्योंकि द एक्सपांडेड हॉट एयर इन द बलून्स वाज लेस डेंस देन द कोल्ड एयर अराउंड। कि जो उसमें गर्म हवा इसलिए भरी जाती थी कि जो ऊपर ठंडी हवा के अपेक्षा वो लाइट होती थी, तो वो गर्म हवा भी एक्सपांड होती है। वाटर एक्सपांड्स व्हेन हीटेड, अब पानी भी एक्सपांड होता है। पानी भी जब उबलता है तो क्या होता है? फैलता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ बर्तन में रखेंगे, उसे गैस पर रखते हैं, उसको उबालते हैं, तो वो ओवरफ्लो होके बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फुल केटल ओवरफ्लोज व्हेन द वाटर इन इट गेट्स हॉट, है ना? यही समझा है ना मैंने आपको। चेंज ऑफ स्टेट। थर्ड है, ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस इट में चेंज इट स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। कि कोई भी सब्सटेंस जिसको हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या अपना स्टेट, वो अपनी अवस्था को चेंज करता है। जैसे सॉलिड से वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड से गैस में, ये अपना अपना स्टेट चेंज कर देते हैं। द चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और इस अवस्था को जो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है इसे हम मेल्टिंग कहेंगे। दिस चेंज ऑफ स्टेट ऑकर्स एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, और ये जो चेंज हो रहा है एक डेफिनेट टेम्परेचर पर चेंज होता है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसे हम क्या कहेंगे? इसका मेल्टिंग पॉइंट। From example, melting point of ice is 0 degrees Celsius. Changing of a substance from liquid states to vapor or gaseous states is called evaporization। कि जब लिक्विड से वो वेपर में बदलता है
गैस में बदलता है। पहले तो क्या बदला, सॉलिड से लिक्विड में, तो उसे हमने क्या बोला, मेल्टिंग, और उसका एक मेल्टिंग पॉइंट है। और जब कोई भी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में या वेपर में बदलेंगे तो इसे एवोपराइजेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। दिस चेंज ऑफ स्टेट ऑकर्स एट द डेफिनेट टेम्परेचर, और ये भी एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ही होती है क्रिया। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और इस अवस्था को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये भी एक निश्चित टेम्परेचर पर ही हो रहा है। देखें जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर, एक पानी कौन से बॉइलिंग पॉइंट पे उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। व्हेन वी हीट सम आइस इन बीकर, जब हमने थोड़ी बीकर में आइस ली, इट मेल्ट्स 80 डिग्री सेल्सियस। इट्स टेम्परेचर stays at 0 डिग्री सेल्सियस until all the ice melts, जब तक सारी बर्फ पिघलती नहीं है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहती है। ओनली व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड इट्स टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग अगेन शार्पली, जैसे ही ये बर्फ पिघलने लगेगी तो जो इसका टेम्परेचर है वो भी रेज होने लगेगा। वी वर सप्लाइंग हीट टू we were supplying heat to the ice while it was melting, yet there was no change in temperature। कि जब हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं हीट टू द आइस, इसमें सप्लाई हो रही है वाइल इट वाज मेल्टिंग हीट, और ये जबकि मेल्ट हो रही है, नो चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको पिघलने के लिए नहीं, ये अपने आप पिघल रही है। ऑल द हीट सप्लाइड वाज हिडन, और जो सारी हीट है ना वो हिडन है, छुपी हुई है, और वाज लेटेंट, या तो इसे हम क्या कहेंगे, हिडन और लेटेंट। वंस ऑल द आइस हैज मेल्टेड, एक बार जब सारी आइस मेल्ट हो गई, द हीट सप्लाइड कुड बी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट, और इस हीट को क्या कहेंगे हम, इस टेम्परेचर को क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट, क्योंकि जो ये टेम्परेचर था ना वो हिडन था। केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस, मैनी थिंग्स यू सी एंड यूज ईच डे इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस आर कॉज्ड बाय हीट, कि सारी जो प्रक्रियाएं जो हम देखते हैं वो कैसे होती हैं, केमिकल चेंज के द्वारा, आर कॉज्ड बाय हीट। द बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड द चेंजिंग ऑफ कलर्स ऑफ ऑटमन लीव्स, कि जो ब्रेड को हम बेक करते हैं और जो ये पतझड़ में जो लीव्स आर कलर्स चेंज करती हैं, पत्ते जो अपने कलर चेंज करते हैं, ये सब कैसे, क्या काय के एग्जाम्पल हैं, केमिकल चेंज के। सो इज द डाइजेशन ऑफ फूड, और ये भी डाइजेशन फूड भी केमिकल चेंज में ही आता है। वी बॉयल मिल्क एंड वाटर इन order to kill the harmful bacteria present in them. Most of the birds incubate their eggs by sitting on them. This behavior keep the eggs warm as the young ones develop. These are example of biological change. अब है measurement of heat. Heat is measured इन यूनिट्स कॉल्ड कैलोरीज। अब हीट को जब हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, उसकी यूनिट है कैलोरीज। 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature of 1 gram of liquid water by 1 degree Celsius, for example from 3 degree Celsius to 4 degree, or from 10 degree to 11 degree। ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। अ मेजर ऑफ द हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या है, अ मेजर ऑफ द हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी, कि जो हीट की मेजर करने की अवस्था है। अब मेजर ऑफ हीट की हीट कितनी एब्जॉर्ब की गई है, एजबर इसकी कितनी एबिलिटी है, तो ये एक स्पेसिफिक हीट होती है। अब हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी ही ना, क्योंकि उसमें कितनी क्षमता है हीट को एब्जॉर्ब करने की, तो ये हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। जैसे कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1। अब आप ये इस डायग्राम इसमें एग्जांपल में देखें कि हर सब्सटेंस की जो हीट है, स्पेसिफिक हीट आर डिफरेंट। ये आप इसमें पूरे पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। बाकी मेन पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अ मेजर ऑफ द हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। बाकी सबकी इसमें अलग अलग दे रखी है वैल्यू कि और लास्ट में एक लाइन है जो स्पेशल पढ़ें आप, कि फूड कैलोरीज आर रैली किलो कैलोरीज में आती है जो फूड कैलोरीज होती है, और 1 फूड कैलोरी रिटर्न विथ कैपिटल C। अब फूड कैलोरी को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल C में
इज इक्वल टू 100 कैलोरीज, और एक फूड कैलोरी जो होती है ना वो 1000 कैलोरीज के बराबर होती है, 1000 कैलोरीज के। जस्ट डिस्कस दिस कैलोरीज आर रिटर्न विथ अ स्मॉल सी। और जो कैलोरीज की बात कर रहे थे हम वो तो स्मॉल सी में लिखते हैं, और जो फूड कैलोरीज हैं उन्हें हम कैपिटल सी में करते हैं। और एक फूड कैपिटल सी कैलोरी जो होती है वो 1000 कैलोरीज के इक्वल होती है। हीट कैपेसिटी ये भी आप पढ़ें। इफ वी सप्लाई 1 कैलोरी हीट टू 1 ग्राम ऑफ वाटर, इट्स टेम्परेचर वुड रेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये आप पढ़ें। सेकेंड है अमाउंट ऑफ हीट। द अमाउंट ऑफ हीट gained or lost by an object depends upon the following factors। कि कैसे कैसे इसका अमाउंट पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर हीट इज रिक्वायर्ड, more heat is required for an object of larger mass for a given rise in temperature। नेक्स्ट है चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कि कैसे चेंज होता है। मोर हीट इज रिक्वायर्ड कि उसमें कितनी हीट की जरूरत हो फॉर अ हायर राइज इन टेम्परेचर, की टेम्परेचर को हाई करने के लिए। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन मास कि जो कितना द्रव्यमान है ऑब्जेक्ट का तो उसमें कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। कि हर तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग अमाउंट, अलग अलग टाइप की हीट, अलग अलग हीट की ज़रूरत पड़ती है। कि किसी में कम हीट की, किसी में ज़्यादा। अमाउंट्स ऑफ हीट इवन दो देयर मासेस आर द सेम, बल्कि उनके जो द्रव्यमान हो भले सेम हो, दे आर हीटेड और उन्हें हीट करते हैं थ्रू द सेम राइज इन टेम्परेचर। ओके, अब हीट की यूनिट क्या हुई। अमाउंट ऑफ हीट इज कैलोरी, कि हीट की यूनिट है कैलोरी, और टेम्परेचर की यूनिट क्या थी लास्ट वीडियो में क्या बताया था मैंने, डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये टॉपिक इज कंप्लीट। टेम्परेचर एंड heat flow are completed now।